हेलो विद्यार्थियों, इस अध्याय में आज हम फोटोन की अवधारणा, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण और उससे जुड़े तथ्यों का अध्ययन करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं और हमने पिछली वीडियो में अध्ययन भी किया था कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में या उसकी व्याख्या करने में पूर्णतः असमर्थ रहा है। ठीक है, इस कारण प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने के लिए फोटोन की अवधारणा का उपयोग किया गया है। प्लांक ने आदर्श कृष्णिका के द्वारा विकिरण का अवशोषण और उत्सर्जन को समझाने के लिए फोटोन सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। उनके अनुसार किसी भी आदर्श कृष्णिका से उत्सर्जित या उसके द्वारा अवशोषित विकिरण ये सतत न होकर विविक्त रूप से या कह लीजिए ऊर्जा के विविक्त बंडलों के रूप में होता है, जिसे हम क्वांटा कहते हैं। इस आधार पर आइंस्टीन ने माना क्योंकि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है तो प्रकाश को भी क्वांटीकृत किया जा सकता है, यानी कि प्रकाश स्रोत से ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होता है, या कह लीजिए विकिरण ऊर्जा की विविक्त इकाइयों से निर्मित होता है, जिसको फोटोन या क्वांटा कहते हैं। और एक फोटोन की ऊर्जा ई बराबर, इसको हम दर्शाते हैं एच न्यू से, जहां पे एच प्लांक कांस्टेंट है और न्यू आवर्ती है। ठीक है, अब ये फोटोन या क्वांटा कण की तरह व्यवहार करते हैं, और जब ये किसी अन्य द्रव्य कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं या उसके साथ संगठ करते हैं या कह लीजिए अन्योन्य क्रिया करते हैं, तो ये कणों की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो यही है फोटोन की अवधारणा। इसके आधार पर फोटोन के जो गुण माने गए हैं वो निम्नलिखित हैं। ठीक है, नंबर 1, निर्वात में फोटोन सदैव सरल रेखीय रूप से गति करता है और यह प्रकाश की चाल से गति करता है। प्रकाश की चाल आप सभी जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से गमन करता है। ठीक है, प्रत्येक फोटोन की एक निश्चित ऊर्जा होती है और ऊर्जा भी आपको बताया ई बराबर एच न्यू से दर्शाते हैं। तो इस कारण इसमें एक निश्चित संवेग भी होता है, क्योंकि कण की तरह व्यवहार कर रहा है, इसका द्रव्यमान भी होता है। ठीक है, और इसका संवेग भी होता है। तो हम संवेग ज्ञात कर रहे हैं। फोटोन के लिए ऊर्जा ई बराबर किसके होती है, एच न्यू के। और अगर ये कण की तरह व्यवहार करता है तो आइंस्टीन की ऊर्जा समीकरण या सापेक्षता के सिद्धांत ई बराबर mc² से इन दोनों को हम एक दूसरे के तुल्य रख सकते हैं, क्योंकि दोनों ऊर्जा के मान है, यानी कि एच न्यू बराबर mc²। हम जानते हैं न्यू आवर्ती है, और आवर्ती यहाँ पे किसके बराबर होगी, c/λ, जहाँ पे c प्रकाश का वेग है और लैम्डा इस तरंग की तरंग दैर्ध्य है। c से c कैंसिल हो जाएगा, तो mc बराबर किसके, h/λ के। यहाँ पे m द्रव्यमान है और c वेग है। द्रव्यमान गुना वेग, इस फोटोन का संवेग आएगा p, यानी कि p बराबर आ जाता है h/λ के। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हमें इसका संवेग प्राप्त हो जाता है, जहाँ पे लैम्डा तरंग दैर्ध्य और h आपको बताया था प्लांक कांस्टेंट है। मान होता है इसका 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड, या 4.1 × 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड। ठीक है, अगले गुण की बात करते हैं। फोटोन जब किसी द्रव्य कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन से संगठ करता है तो इस संगठ में कुल ऊर्जा और कुल संवेग संरक्षित रहते हैं। ठीक है, यानी कि एक तरह से प्रत्याश टक्कर होती है, इसमें ऊर्जा भी संरक्षित रहेगा और संवेग भी। किंतु यह आवश्यक नहीं कि फोटोनों की संख्या संरक्षित रहे। फोटोनों की संख्या यहाँ पर बढ़ सकती है। ठीक है, क्योंकि फोटोन अवशोषित करने के बाद जो भी आपकी धातु है या इलेक्ट्रॉन है, एक अन्य फोटोन या एक से ज्यादा फोटोन उत्सर्जित कर सकता है, तो फोटोनों की संख्या घट बढ़ सकती है। ठीक है, लेकिन आपकी ऊर्जा और संवेग क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। इसका बाद अगला पॉइंट लेते हैं। फोटोन विद्युत उदासीन होते हैं क्योंकि इन पर कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, अतः ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में ही विक्षेपित नहीं होते हैं। ठीक है, किसी भी दी गई आवर्ती के लिए अगर आप आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं, ठीक है, तो किसी दिए गए समय में गुजरने वाले फोटोनों की संख्या बढ़ती है और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा ये यथावत ही रहती है। अगला पॉइंट लेते हैं। फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। तो ये कुछ लक्षण है जो फोटोन के होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। ठीक है, फोटोन की अवधारणा के आधार पर ही आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत समीकरण की स्थापना की है। ठीक है, चलिए समझते हैं। हमें पता चल चुका है कि फोटोन की अवधारणा के अनुसार प्रकाश ऊर्जा स्रोत से फोटोनों के रूप में प्राप्त होते हैं और फोटोनों के रूप में ही किसी धातु पृष्ठ पर आपतित होते हैं। ठीक है, और ये सतत न होकर कैसे होते हैं, विविक्त। तो जब कोई फोटोन
किसी धातु पृष्ठ पर आपतित होता है तो वो अपनी ऊर्जा प्रदान करेगा इलेक्ट्रॉनों को, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को, सॉरी। अब ये ऊर्जा दो भागों में वर्गीकृत होगी। पहला, ये पृष्ठीय अवरोध को समाप्त करेगी और जो उसका शेष भाग बचेगा वो फोटो इलेक्ट्रॉन को, यानी कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा वो फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, उनको आवश्यक गतिज ऊर्जा प्रदान करेगी। ठीक है, तो हम इस तरह से मान सकते हैं कि फोटोन की ऊर्जा दो वर्गों में वर्गीकृत हो रही है। एक भाग जो कार्य फलन के बराबर होगा, जो पृष्ठीय अवरोध को समाप्त करेगा, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करेगा। इस प्रकार हम माने कि आपतित फोटोन की ऊर्जा h न्यू हो तो E बराबर होता है h न्यू। ये ऊर्जा दो भागों में बटेगी। एक भाग कार्य फलन के बराबर होगा यानी कि फाई नॉट, प्लस दूसरा फोटो इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करेगा यानी कि के मैक्सिमम के। ठीक है, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, के मैक्सिमम बराबर किसके, E माइनस फाई नॉट। अब आगे चलते हैं, ये आपकी मूल समीकरण होगी, समीकरण नंबर 1 कहेंगे इसको। ठीक है, अब यदि आपतित प्रकाश की आवर्ती देहली आवृत्ति के बराबर हो, जब आपतित प्रकाश की आवर्ती देहली आवृत्ति के बराबर होती है तो फोटो इलेक्ट्रॉन का पृष्ठीय अवरोध तो समाप्त हो जाता है, धातु का पृष्ठीय अवरोध तो समाप्त हो जाता है फोटो इलेक्ट्रॉनों के लिए, लेकिन उनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, तो इस प्रकार यदि न्यू आपतित प्रकाश की आवर्ती न्यू नॉट यानी कि देहली आवर्ती के बराबर हो तो फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या होगी, के मैक्सिमम बराबर 0 के होगी। इस प्रकार अगर इस दोनों संबंधों को हम इस समीकरण में रखें, न्यू के स्थान पर न्यू नॉट और के मैक्सिमम को 0, तो हमें ये मिल जाएगा एच न्यू नॉट बराबर किसके होगा, फाई नॉट के, सॉरी, कार्य फलन के बराबर। ठीक है, ये कहलाएगी समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इस समीकरण का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हमें इस रूप में मिल जाएगी, एच न्यू बराबर किसके, एच न्यू नॉट प्लस के मैक्सिमम। यहाँ से आप के मैक्सिमम का मान निकाल सकते हैं। के मैक्सिमम बराबर किसके आ जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, एच कॉमन ले लेंगे, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। हम जानते हैं के मैक्सिमम किसके बराबर होता है, 1/2 m वी मैक्सिमम का वर्ग, या ये किसके बराबर होता है, अंतक विभव के पदों में ई वी नॉट के बराबर होता है। आप ये मान रख सकते हैं, तो आप इस तरह लिख सकते हैं 1/2 m वी मैक्सिमम का वर्ग या ई वी नॉट, ये इसके बराबर, ये बराबर होगा किसके, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। यहाँ पर आप वी मैक्सिमम का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हम अंतक विभव के पदों में ले रहे हैं तो वी नॉट ये बराबर आ जाएगा एच अपॉन ई न्यू माइनस न्यू नॉट। ये अंतक विभव के पदों में जो ये आपकी समीकरण है यही कहलाती है आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। ठीक है, यानी कि समीकरण 4 और 5 यहाँ पे आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण को दर्शा रहा है। इसको अलग अलग रूपों में लिखा जा सकता है, जैसे हम तरंगदैर्ध्य के पदों में लिखे तो न्यू बराबर किसके हो जाएगा, सी अपॉन लैम्डा के, और न्यू नॉट किसके बराबर हो जाएगा, सी अपॉन लैम्डा नॉट के। अब ये मान अगर हम इस समीकरण में रखें तो इस समीकरण को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि आपका वी नॉट बराबर आ जाएगा एच अपॉन ई सी अपॉन लैम्डा माइनस सी अपॉन लैम्डा नॉट, या चाहे तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, वी नॉट बराबर हम जानते हैं एच अपॉन ई तो ये है, ये न्यू के बराबर है, माइनस आपका यहाँ पर आपका फाई नॉट ले सकते हैं। फाई नॉट किसके बराबर, एच न्यू नॉट, क्योंकि इसको अगर न्यू नॉट के पदों में लिखें तो इस समीकरण को हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। जो भी आपसे पूछा जाए, वी मैक्सिमम का मान पूछा जाए, वी नॉट का मान पूछा जाए, जिस भी पदों में पूछी जाए आप उस रूप में इसको दे सकते हैं या प्रयोग कर सकते हैं। अब इस समीकरण से हमें क्या क्या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, और निष्कर्ष का अर्थ यहाँ पे ये है कि आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण फोटोन की अवधारणा पर है, और हम जानते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में तरंग सिद्धांत पूरी तरह से असमर्थ रहा है। तो यहाँ पर हम आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण की सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझने का प्रयास करते हैं या उसकी पुष्टि करते हैं। तो यही इसके निष्कर्ष कहलाते हैं। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष ले रहे हैं, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा के मैक्सिमम आपतित प्रकाश की आवर्ती के अनुसार रैखिक रूप से बदलती है, यानी के मैक्सिमम अनुक्रमानुपाती होगा किसके, न्यू नॉट के। ठीक है, आप इस तरह से देख सकते हैं, ये समीकरण थी, के मैक्सिमम ये बराबर किसके आया था, एच न्यू माइनस न्यू नॉट, या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये फाई के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, बदल क्या रहा है, आपतित प्रकाश की आवर्ती न्यू, यानी कि न्यू का मान जितना अधिक होगा
K मैक्सिमम उतना ही अधिक होगा। इसका अर्थ हुआ कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। यानी कि ये प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो प्रायोगिक अध्ययन था उसकी पुष्टि करता है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा देखते हैं, K मैक्सिमम कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ये भी पूरी तरह से सत्य है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन तभी उत्सर्जित होंगे, या कह लीजिए प्रकाश विद्युत प्रभाव तभी प्रेक्षित होगा जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होगी। यानी कि हम K मैक्सिमम बराबर किसके था? एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, या जिसको आप फाई नोट भी कह सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे एच न्यू का मान हमेशा बड़ा होगा किससे? एच न्यू नोट से, यानी K मैक्सिमम हमेशा धनात्मक होगी। इसी तरह से अगला पॉइंट देखते हैं, देहली आवृत्ति से अधिक नियत आवृत्ति के लिए, यानी कि देहली आवृत्ति से अधिक कोई भी नियत आवृत्ति ले रहे हैं, नियत आवृत्ति के प्रकाश के लिए प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता संबंधी जो परिणाम है वो भी फोटोन की अवधारणा की सहायता से हम समझ सकते हैं। प्रकाश की तीव्रता प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर प्रत्येकांक समय में आपतित फोटोनों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः फोटोनों के अधिक संख्या में आपतित होने पर फोटो इलेक्ट्रॉन भी अधिक संख्या में उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, ये आपका दूसरा तथ्य या निष्कर्ष था प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन का, कि जितनी संख्या में आपतित प्रकाश की आवर्ती को नियत रखते हुए जैसे जैसे आप तीव्रता बढ़ाएंगे तो कैथोड से उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी। इस कारण एनोड पर पहुंचने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी वृद्धि होगी, यानी प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि होती है। तरंग सिद्धांत को समझाने में असफल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर स्पष्ट होता है कि यदि आप देहली आवृत्ति से अधिक नियत आवृत्ति का प्रकाश ले रहे हैं और उसकी तीव्रता को बढ़ा रहे हैं तो उससे उत्सर्जित होने वाले फोटो की संख्या में वृद्धि होगी, या अधिक संख्या में फोटोन आपतित होंगे। जब अधिक संख्या में फोटोन आपतित होंगे तो धातु से उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अधिक होगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, प्रकाश विद्युत समीकरण एक इलेक्ट्रॉन द्वारा एक फोटोन के अवशोषण पर आधारित है। ठीक है, जिसे एक संघट्ट के रूप में लिया जाता है या माना जाता है। संघट्ट में लगने वाला समय क्या होता है? नगण्य होता है या बहुत कम होता है। इस कारण प्रकाश विद्युत प्रभाव में कोई कालपशता नहीं होती, यानी कि एक तात्क्षणिक घटना है। तरंग सिद्धांत इसको समझाने में असमर्थ रहा है। अब यहाँ पर स्पष्ट होता है कि जो ये आपका प्रकाश विद्युत समीकरण जिस पर आधारित है वो सिद्धांत ये है कि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को अवशोषित करेगा। ठीक है, और ये एक संघट्ट के रूप में होगा क्योंकि कण से कण टकराएगा। एक आपका फोटोन के रूप में है और एक आपका द्रव्य कण है। ठीक है, और संघट्ट में जो समय लगता है वो काफी कम होता है, या कह लीजिए बहुत कम समय लगेगा, और तत्क्षण ही आपके फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे। इस तरह से प्रकाश विद्युत प्रभाव में कोई कालपशता नहीं होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, प्रकाश विद्युत समीकरण। इस समीकरण को हम इस रूप में लिख सकते हैं, V नोट बराबर H अपॉन ई न्यू माइनस फाई नोट अपॉन ई। अगर आप देखें तो ये एक सरल रेखा की समीकरण है, और सरल रेखा की समीकरण को हम किस तरह दर्शाते हैं? Y बराबर mx प्लस सी। अगर इससे हम इसकी तुलना करें तो यहाँ पर इस सरल रेखा की प्रवणता हमें क्या प्राप्त होगी? H अपॉन ई, या कह लीजिए इस रेखा की ढाल। ठीक है, अब यहाँ पे E कांस्टेंट है। E क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और H क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम इसकी सहायता से, या कह लीजिए किसी भी धातु के लिए आपका आवर्ती और अंतक विभव के मध्य ग्राफ प्राप्त करें तो उसकी सहायता से हम प्लांक कांस्टेंट का निर्धारण कर सकते हैं, और ये मान कितना आता है? 6.63 गुना 10 की पावर -34 जूल सेकंड आता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।